हाँ जी बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज मैं आपको करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल का 2025 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 5.112। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग भी मैंने जैसे आपको बोला था, आप पहले से 2 कंटेंट के आगे एफ एफ लिख के बैठ जाया करो और 2 के आगे आई आई। तो आप शेयर होल्डर्स फंड्स में जो शेयर कैपिटल दिया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके सामने एफ लिख लो। ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं दी हैं तो दूसरे वाले एफ वाला कंटेंट नहीं दिया। इसके बाद एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सामने आई लिख लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने आई लिख लो। ठीक है, मेजरली फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट ये दोनों आई में आते हैं। बेटा जो नहीं चल रहे आप उधर बाहर रख सकते हो, मैं थ्रो करा दूंगी ना, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। इंटेंजिबल का बताती हूँ ट्रीटमेंट अभी। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था कि आप अपने फॉर्मेट में ऊपर ऑब्वियसली, हाँ जी, हमेशा यही है, हमेशा ही शेयर कैपिटल के सामने एफ है। हाँ, क्योंकि फाइनेंसिंग का सोर्स है ना, डेट एंड इक्विटी, इक्विटी से हमारे पास फंड्स आते हैं ना। हाँ जी, पर नॉन करंट लायबिलिटी दिया नहीं है ना इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने एफ नहीं लिखवाया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24 एंड 31st March 25। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते चलोगे। फर्स्ट एक्टिविटी आपकी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला था आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, हेडर पहले बना लोगे ना, कुछ हेडर पहले बनाकर रखोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट लिखा है ना, बस उसके आगे हाँ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख दो, लिख दो, कोई बात नहीं। इसके बाद ऐड करने होते हैं हमें नॉन कैश, नहीं इसके बाद कोई स्पेस नहीं छोड़नी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली हेडर आएगा। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपका हेडर है। इसके बाद लेस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, आप पहले से लिखकर बैठ जाओ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम ना एक ही गो में स्टार्ट होएंगे बैलेंस शीट से, और कंटेंट जो जहां आना होगा वहां डालते जाएंगे, इसलिए हम तैयारी पहले से ही करके बैठ गए हैं। कर रही हूँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में मुझे इस क्वेश्चन में भी चांस नहीं है कि कुछ मुझे मिले, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 लाइनें छोड़ी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आप कम से कम 6 लाइंस छोड़ा करो। ठीक है, इसके बाद हाँ, अब दूसरा हमारा हेडर है कैश फ्लो, मतलब दूसरी एक्टिविटी बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आंसर आएगा, हाँ आंसर निकलेगा वो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग आप 4 से 5 लाइनें छोड़ा करो। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप कम से कम 8 लाइन छोड़ा करो और नीचे नोट्स लिख दिया करो। ठीक है, अब सारा काम मैंने तैयार कर दिया। ठीक है, अब
आपकी बैलेंस शीट तो गिवन ही है, पर उससे नीचे आप देख सकते हो आपको ना प्रपोज्ड डिविडेंड की एडजस्टमेंट दी गई है बच्चों। नीचे नोट लिखा है ना उन्होंने प्रपोज्ड डिविडेंड के रिगार्डिंग। एक तो ये ध्यान रखना, हम प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड लेते हैं, करंट ईयर वाला गया भाड़ में। प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड एडजस्टमेंट में ही मिलेगा, हमेशा आपको नोट में ही मिलेगा। इसको आपने दो जगह लेकर जाना है। एक तो आपके नोट्स में, याद है मैंने नोट्स में बोला था 5 जो चीजें ऐड होती हैं उसमें 3 तो डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। और क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर टू एनी टाइप ऑफ रिजर्व। कौन सी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अभी बैलेंस शीट में मिलेगा ऊपर, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नोट्स की सारी चीजें आपको नीचे मिलेंगी। नोट्स में ऐड हो जाएगा ये एक बारी। अब मुझे बताओ डिविडेंड की जड़ कहाँ है? कौन सी एक्टिविटी में जड़ है उसकी? फाइनेंसिंग में। डिविडेंड जिस पर दिया जाता है भाई, जैसे डिबेंचर्स के रिगार्डिंग मैंने बोला था, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो डिबेंचर्स खुद कहाँ पड़े हुए हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग में जाएगा ना, ठीक है। डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी होती है अनाउंस होने के बाद। हाँ हाँ, ठीक है। और सेकेंड टाइम ये अपनी जड़ के साथ जाके बैठेगा। अब मुझे बताओ कंपनी ने ये डिविडेंड पे किया होगा या कंपनी को मिला होगा? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश आ रहा है या जा रहा है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये लेस हो जाएगा, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, तीनों का यही ट्रीटमेंट है बच्चों। तीनों का सेम ट्रीटमेंट है। नोट्स में ऐड एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस। इंटरिम होता है जो साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, मतलब कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बहुत बढ़िया सेल हो गई 3 महीने में, शुरू के 3 महीने 4 महीने में, तो कंपनी को लगा शेयर होल्डर्स को खुश कर दो, राघव शेयर होल्डर्स को खुश कर दो, साल के बीच में ही उनको एक प्रपोज डिविडेंड ईयर एंड पे तो होगा ही डिक्लेयर, बीच में ही पहले उनको डिविडेंड दे दो। इक्विटी, इक्विटी प्रेफरेंस वालों का तो फिक्स होता है बेटा डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों पर तो 1 रुपया भी फालतू ना दे वो। प्रेफरेंस वालों के साथ तो परसेंटेज भी साथ ही में लिखी होती है कि 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 6% प्रेफरेंस शेयर्स। आपने देखा है रेशोज वाले चैप्टर में, उनकी तो जितना ये अमाउंट फिक्स है, जितना ये परसेंटेज है, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं मिलना प्रेफरेंस वालों को। सिर्फ प्रपोज्ड में होता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्रपोज्ड में। इंटरिम आपको डायरेक्टली गिवन होगा नीचे कि इंटरिम डिविडेंड इतना दिया गया। प्रेफरेंस डिविडेंड की परसेंटेज आप खुद लगा लोगे। ओपनिंग बैलेंस पर अगर कुछ मेंशन नहीं हुआ कि चेंज, याद है हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ओपनिंग वैल्यू पर लगाया था लास्ट क्लास में। 1,50,000 का हमने 5% किया था। 7,500 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था, जो हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्सपेंसेस में ऐड किया था और फाइनेंसिंग में माइनस किया था। और एक चीज और, हर एक एडजस्टमेंट या तो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में आएगी या ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में आएगी, ठीक है। कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आए, एक्सेप्ट वन ट्रांजेक्शन, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में आएगी या तो, या फिर ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में आएगी। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट, अब आप देखो ना नोट्स, फाइनली ये जो नोट्स में ऐड होगा, ये नोट्स वाला अमाउंट फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर चला जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो गया और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस हो गया। ये भी बात है कि एक जगह ऐड होगा तो दूसरी जगह लेस ही होगा, ये भी फिक्स है। हाँ ठीक है, एक एक्टिविटी में ऐड तो दूसरी एक्टिविटी में लेस। फाइनेंसिंग में हर डिविडेंड प्लस होता है, नोट्स में सब प्लस होता है बेटा,
नोट्स में सब कुछ प्लस होता है, एवरीथिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस होगा बेटा, ठीक है। आ जाओ अब सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड को ही निपटा देते हैं स्यापा। नोट्स में यहां लिख देती हूँ मैं, प्रीवियस ईयर का हमारा है 39,000 बच्चों, ठीक है। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाना था, मैं ज्यादा ऊपर चली गई, यहां पर लेस हो जाएगा क्योंकि कैश इज गोइंग आउट। प्रपोज डिविडेंड लिख लो, चाहे प्रपोज डिविडेंड पेड लिख लो चाहे, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट वाले पार्ट पर। एडजस्टमेंट क्लियर है, ये प्रपोज डिविडेंड की किन दो जगह पे गई। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहला कंटेंट है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 3,50,000 हो गई। इसका मतलब 50,000 के शेयर्स इशू हुए ना बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स। नहीं पहले ऊपर चाहे कोशिश करो, पहले ऊपर ऐड वाला सारा कंटेंट लिख दो, नीचे लेस वाला लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 बना रखा है इन्होंने। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 नीचे आ सकते हो आप। नोट्स टू अकाउंट्स में जनरल रिजर्व दिया गया है एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों ही नीचे नोट्स में जाएंगे। आप करोगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट मेड कितना है बच्चों हमारा 27,000 माइनस 18,000, 9,000 का हमारा प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर है। इसमें ऐड कर देंगे हम ट्रांसफर टू रिजर्व। जनरल रिजर्व देखो बच्चों, जनरल रिजर्व बढ़ रहा है ना, 20,000 से 30,000 हो गया बेटा। पिछले साल प्रॉफिट था 18 और अब वो 27 हो गया, तो कैसे, इसका मतलब इस साल हम लोगों ने 9,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। यस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। मिल गया कंटेंट सबको, ऐसा तो नहीं कि बुक में समझ नहीं आया, दिखा नहीं और समथिंग। 20,000 से 30,000 हो गया ना बेटा, बढ़ गया ना रिजर्व, तो इसका मतलब इस साल में इन लोगों ने रिजर्व में पैसा डाला, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो अगेन लायबिलिटी बढ़ रही है ना, ऐड ही होगी। सब जगह पे वही सेम फंडा है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, कम होगी तो माइनस, एसेट के साथ उल्टा सीन चलेगा। हाँ पहले ये यहाँ पर कर लेंगे ना, फिर ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहला कंटेंट, हाँ ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा, मतलब लॉजिकल रीजंस भी हैं, रीजंस के अकॉर्डिंग चल लो तो बढ़िया है, याद करना है तो याद कर लो, ठीक है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आपको पता है कहाँ पर आती हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या नहीं डाला, अभी हो सकता है ना नीचे का कुछ और भी मिल जाए, 5 चीजें हैं ना, 5 आती है ना नोट्स में, प्रॉफिट के बाद 5 चीजें ऐड होती हैं, 3 डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सारी ना मिले ये कोई जरूरी, सारी मिले ये कोई जरूरी नहीं है, पर क्या पता मिल जाए, इसलिए हम अभी इसको फाइनलाइज नहीं करेंगे। रुक जाओ, ट्रेड पेबल्स हमारे बच्चों कम हो गए, बढ़ गए, तो ऐड करेंगे ना बेटा, लायबिलिटी का सीधा सीधा सीन है, लायबिलिटीज का सीधा सीन होता है, बढ़ रही है तो ऐड, बढ़ रही है तो ऐड। हाँ जी, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, $53 माइनस 35 हो गया हमारा 8,
नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटीज 8,000 से 6,000 हो गई, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज, कम हो रही है तो डेफिनेटली माइनस होगी। अपना अपना करो, बोलो नहीं बच्चों, शांति से। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पर अब ध्यान से सुनना। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का ना नीचे इन लोगों ने नोट बनाया बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है। अब ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। 31 मार्च 24, 31 मार्च 25। 24 का इन्होंने दिया है हमें कितना, 28,000 एंड 32,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक एक्सेप्शनल करंट लायबिलिटी है जिसका आप डिफरेंस अमाउंट नहीं लोगे, ठीक है। इसका ये प्रीवियस ईयर है ना बच्चों, और एक करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड, मतलब पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया था वो हमने ये साल स्टार्ट होते ही पे कर दिया, और इस साल हमने फिर से प्रोविजन बनाया, ठीक है। नींद आ गई? प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड कंसिडर होगा, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, कि मतलब हमने इस साल फिर से प्रोविजन बनाया। तो ये वो वाला है जो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आएगा। मेड वाला कौन सा है? करंट ईयर वाला। तब भी हम उसको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ही कंसिडर करते, तो तब भी हम इसको प्रोविजन फॉर टैक्स ही कंसिडर करते बेटा। नहीं, कोई और नहीं होता। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को आप नीचे नोट डाल देना कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स। प्रीवियस ईयर में जितना हमने प्रोविजन बनाया था ना बेटा, मेड करा था जो प्रीवियस ईयर में, वो हमने इस साल पे कर दिया। जो और इस ईयर के एंड में जो दिख रहा है अमाउंट, वो हमने फर्दर अगले साल के रिगार्डिंग बनाया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू कैन टॉक टू मी। या एक्चुअली यू विल हैव टू मेमोराइज, और बेटर इट वुड बी कि प्रैक्टिस के साथ आपको अपने आप ही मेमोराइज हो जाएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस बेसिकली, विच यू डोंट डू। ठीक है। अब टैक्स पेड क्या करेंगे बच्चों हम? टैक्स पेड, मैंने ये बात भी स्पाइरल में लिखी हुई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ना बच्चों सबसे लास्ट में, अगेन यू विल हैव टू मेमोराइज दिस थिंग, ठीक है, कि आपको इसको लेस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। पेड वाला, एंड पेड वाला अमाउंट वाज 28,000, इसको आप डायरेक्ट बाहर निकाल दोगे बच्चों, टैक्स पेड, ठीक है। बुक में नहीं दिखेगा बेटा, उधर स्पाइरल में दिखेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में देना। लुक एट दिस, हेलो, अरे जो प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर का अमाउंट है दैट इज पेड, और करंट ईयर का मेड है। हाँ बोल, जल्दी बोल। He is not able to talk in English, still he will speak. ये टुट्टी फुट्टी नहीं चाहिए थी ना पुत्र। ये मैंने क्या बताया यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, कि अगर आपको ऐसे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस दिए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर आप ऐसे याद रखना बच्चों, पीपी, प्रीवियस ईयर पेड, करंट ईयर मेड, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आ गए हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका भी नोट्स टू काउंट्स नंबर,
हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी नोट्स दे रखा है इन्होंने। कितना? 3। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गई बच्चों, कम हो गई, तो इसका मतलब हमने लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया होगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 53,000। नहीं, वो बाहर लिखना है, बाहर लिखना है, वो डायरेक्ट बाहर ले जाना है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपकी बढ़ रही है बच्चों, तो इसका मतलब हमने परचेज करी होगी, तो बढ़ रही है, एसेट का उल्टा सीन है, माइनस कर दोगे। परचेज ऑफ, अगर परचेज सेल नहीं याद रहता, आप सिंपली लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी लिख दो। कहाँ पे बेटा? नीचे नोट में जा, 1,10,000 से 57,000 हो गया। ऊपर टोटल है दोनों का, ऊपर दोनों का टोटल है, हमें उनको इंडिविजुअली डील करना है। बाइफर्केशन गिवन है पॉइंट नंबर 3 में। समझ आया पुष्कर? हमें अगर उन्होंने नीचे बाइफर्केशन दिया है तो नीचे की बाइफर्केशन से आपको उसको डील करना है, टोटल को इग्नोर। गॉट इट? जैसे आपका ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का बाइफर्केशन दिया था ना, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, तो हमने दोनों को इंडिविजुअली डील करा ना, तो सेम इसके साथ। बेटा ट्रीटमेंट है ना, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं ना। आप इधर से घूम कर जाओ या उधर से घूमकर अपने घर जाओ, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। यस, नीचे दिया जाएगा ना, क्योंकि वो आपको बैलेंस शीट में से नीचे कुछ भी कंटेंट दिया जाता है, उसकी एडजस्टमेंट बनती है बेटा। जैसे 11th में था ना, 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे कुछ भी होता था, 2 जगह जाता था ना, सेम कहानी यहाँ पर है। ओके, चलो नेक्स्ट वन, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल। गुडविल हमारी 50,000 से 40,000 हो गई। सारे इंटेंजिबल एसेट्स का लिख दे रही हूँ यहाँ पर ट्रीटमेंट। सारे इंटेंजिबल एसेट्स, चाहे गुडविल हो, पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क हो, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो। बेटा तेरे जैसे ना 36 जेब में लेके घूमती हूँ मैं डेली, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और बोला, उसके बाद हाँ हाँ मिल गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर इंटेंजिबल एसेट हमारी डिक्रीज हो रही होती है ना बच्चों, बैलेंस शीट में ही दिया जाएगा आपको। सो इफ डिक्रीजिंग, देन इन दैट केस वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। ऐड का आप अगर मेजरली नोटिस करो तो एक ही हेडर है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स वाली स्पाइरल में लिखी हुई है, सब कुछ ठीक है। ऑल्दो मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। अगर वो इंक्रीजिंग है, अगर हमारी इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीजिंग है, देन इन दैट केस हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने किसी दूसरी कंपनी की गुडविल परचेज कर ली, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप लेस कर दोगे उसको। परचेज ऑफ गुडविल, इंटेंजिबल एसेट परचेज कर ली, ऊपर वाला नहीं बेटा, वो गुडविल हमने अमोर्टाइज कर दी, राइट ऑफ कर दी, डेप्रिशिएट कर दी एक तरह से, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग पार्ट होता है ना, नॉन कैश पार्ट बेसिकली। ध्यान से सुन ले, इसके अंदर आ जाएगा बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, या अमोर्टाइज्ड भी लिख सकते हो। लिखना डिफरेंस अमाउंट ही अगेन 10,000 रुपीज। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आई लिखा हुआ हमने इसके सामने, 10,000 से 35। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 से बढ़ गई, तो बढ़ गई तो ऑब्वियसली हम लोगों ने परचेज करी होगी, माइनस हो जाएगी। गुडविल रिटर्न ऑफ आ जाएगा बेटा वहां पर,
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, हाँ वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पूरा हेडर है ही ऐड में बेटा, 10,000। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 लेस में आ जाएगा ये भी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इन्वेंट्रीज आपका कम हो रहा है, यस क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो एसेट है उसका उल्टा सीन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऐड हो जाएगा 28,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, माइनस हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 25 और 8 33, ठीक है बच्चों, हाँ लगा दी मैंने ब्रैकेट, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस को तो आपको छोड़ देना है क्योंकि इसको लास्ट ऑफ ऑल आंसर मैच करने में यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, यस इन्वेस्टिंग में आएगा बेटा, उसके आगे मैंने आई लिखवाया आपको। अब इसका टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 39, 49, 51, 81, 90,000। इसको ऊपर ले जाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें सिर्फ एक ही कंटेंट था, इसको बाहर ले जाते हैं। इसके बाद आपने बेटा नीचे के वो पांचों चीजों को ऐड करके प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर और वो ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड और वो सब, हाँ जी बेटा 18,000 है, अच्छा डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 18,000, ठीक है दिखा रही हूँ बेटा। क्या बुक अंदर चली गई? ठीक है संचित, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर उसमें 5 चीजें ऐड होनी है, जिसमें 3 डिविडेंड है, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और एक ट्रांसफर टू एनी टाइप ऑफ रिजर्व, ठीक है ओके। चल लूं संचित, 8 नंबर, 6 नंबर, अब देखो इधर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं है, तो इन्हीं दोनों को मैं कर देती हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया बच्चों हमारा 1 लाख। गिराता ही जा रहा है, गिराता ही जा रहा है। अब इन सबको करते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा 18, 18, 36, 36 तो हो गया पॉजिटिव और 35 हो गया 3,000, 36 और 35 1,000, हाँ 1,000 वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा पॉजिटिव बाहर आया, ठीक है। अब इन तीनों को कर देंगे, ये और ये, ठीक है। 1,01,000 में से 73,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूज्ड, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, हाँ कैश यूज्ड, ठीक है। इसके बाद ये हमारा आंसर नंबर 1 है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, इसको बाहर लेकर जाते हैं। एक 26 माइनस 53, इसका भी 73 आ रहा है पर नेगेटिव आ रहा है, तो यूज्ड हो जाएगा ये। सो कैश, हाँ ओ सॉरी फ्लो नहीं नेगेटिव है ना, कौन बोला था इसका भी नेगेटिव आ रहा है,
इसी का ही नेगेटिव आ रहा है, उसका तो फ्लो था बेटा, उसका अच्छा ओके सॉरी। कैश यूज्ड, नहीं भाई पार्थ हमारा कभी कुछ गलत नहीं बोल सकता, एक बारी को मैं गलत बोल सकती हूँ, हमारा पार्थ नहीं गलत। बेटा उसने तुझे खुश करने के लिए छोड़ दिया कि चल इस बारी, हाँ यू आर नॉट अथोराइज्ड टू। कितना शरीफ है बेचारा, रेपल क्रेडिट तक नहीं करता, तुम जितनी बकवास कर लो। हाँ इसमें हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो ये फ्लो हो गया। अब तीनों के आंसर को, वो 73 तो खत्म ही हो गया, ठीक है ना, रह गया बेचारा सिर्फ 11,000, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको लिखेंगे हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश। तो ये हमारा फाइनली 11,000 ही आएगा। आपने 1 + 2 + 3 लिखना है, नहीं बेटा इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो, इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो, योर विश। अब इसमें हम ऐड करेंगे फाइनली जो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ा उसका ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश 17,000। तो फाइनली 28,000 आप देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। क्लियर है ये पूरा, मतलब आप पहले से अगर हेडर बना के बैठोगे ना आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर आप सोचो कि भाई हम ना जब कंटेंट आएगा तब उसका हेडर बनाएंगे, तो आपको एक तो ना एक एक कंटेंट को तुम भाई मैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं इन्वेस्टिंग कर लेता हूँ, बावरे हो जाओगे। ओके बच्चों, बाय बाय।